नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आप सभी को आपके अपने पसंदीदा यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए प्लेटफॉर्म जोश नेट जेआरएफ पे स्वागत करता हूं। साथी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके लिए मैंने बड़ी मेहनत के साथ जो है आपके लिए कंप्लीट यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करवाया फ्री हैंड लेक्चर में। आपने देखा होगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक का कंप्लीट खास करके फ्री हैंड लेक्चर बहुत ही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको मैंने लेक्चर प्रोवाइड करवाया है, जिसमें कंप्लीट तौर पे यूनिट 1, 2, 3, 4 करके जो है यूनिट 10 तक कंप्लीट हुआ है। तो मेरे अंदर एक बात और आया कि क्यों ना इसके साथ साथ पीवाईक्यू का भी एनालिसिस आपका लोग का होता रहे, जो क्वेश्चंस आपके पास आता रहे। तो इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों अगर साथ में मिलेगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा। जैसे ही नॉलेज आएगा, विश्वास लगेगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आपको लगेगा कि मैं अपने आप को 50 क्वेश्चन कर पाने के सक्षम में हूँ। क्योंकि 50 क्वेश्चन जब ही आपका पेपर 1 से तैयार हो गया तो आपका बस बचता है काम क्या, पेपर 2 तैयार करना। पेपर 2 इन द सेंस कि आपका विषय। इसी कारण से मैं आपके लिए पेपर 1 जो खासतौर पे 2015 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चंस मैं कुल मिला के जितने क्वेश्चंस होगा पेपर 1 का पीवाईक्यू तैयार करवा दूंगा। वो भी याद रखिएगा ऑफिशियल आंसर की से, वेरीफाइड जो ऑफिशियल आंसर है वहां से। मैं आज हम लोग शुरुआत करने वाले जून 2025 में जो पेपर हुआ है उस पेपर को हम लोग बहुत ही विस्तृत तरीके से क्वेश्चन का रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, रिसर्च एनालिसिस करेंगे, बहुत ही इन डेप्थ जाकर के देखेंगे कि क्या हम लोग के लिए ये एग्जाम में। मैं फिर बता रहा हूँ कि जब आप ये पेपर करेंगे तो आपको मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि ये पेपर में ये आंसर होगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पेपर के माध्यम से अगला जो क्वेश्चन दिसंबर में बनने वाला है मिशन जेआरएफ के लिए आपको किस प्रकार ये सहायता देगा। इसीलिए आप सभी लोग जितने भी पेपर 1 को जिस प्रकार आपने देखा है, आपने पढ़ा है, समझा है, जाना है, उसी प्रकार इस पीवाईक्यू के सीरीज को भी बहुत अच्छे से लीजिए, बहुत अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। जहां भी नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए, मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अब देखिए हमारा खास तौर पे जोश नेट जेआरएफ जो है आपके लिए फ्री यूजीसी नेट जेआरएफ की संपूर्ण तैयारी करवा रही है। इसीलिए जब भी आप जाते हैं मेरे कोर्सेस में, मेरे प्लेटफॉर्म पर, मेरी प्ले लिस्ट में, तो आपको तमाम एक एक करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी आपका विषय है, अगर ये हिंदी विषय है तो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप तैयारी करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन। ऑलरेडी हमारे पास जो भी टीम है सारे लोग यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, आप उनसे पढ़ने का मौका मिलता है। दूसरी बात, आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट सारा चीज मिलता है पेपर 1 का। इसी पेपर 1 की कड़ी में आज मैं आपको करवाने वाला हूं यूजीसी नेट पेपर 1 का क्वेश्चन। ठीक है, तो यूजीसी नेट पेपर 1 दिसंबर 2000 खासकर जून 2025 का। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस प्रकार से आपके सामने रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न संख्या के उत्तर दीजिए। तालिका में किसी कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि विभिन्न पदों में हुए व्यय का प्रतिशत। आपको पता है कि 1 घंटा मिलता है, याद रखना है। 1 घंटा ब्रेक करके नहीं मिलता है, टोटल 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे में आपको कहा जाता है कि 1 घंटा में आप अपना क्या करो, कम से कम ये 50 क्वेश्चन निपटाने का काम करो। ठीक है, देन 2 घंटा बचेगा तो उसमें आप क्या करना, 100 क्वेश्चन जो आपका बचेगा आपके सब्जेक्ट का उसको तैयार कर लेना। ये 50 क्वेश्चन नहीं है, ये याद रखना कि 100 मार्क्स है। ये क्या है, 100 मार्क्स आपका। इसीलिए इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपको पता होगा कितने ऐसे मैं जानता हूं लोगों को, स्टूडेंट्स को, जो सिर्फ पेपर 1 के गड़बड़ होने के कारण उनका जेआरएफ या नेट नहीं होता है। इसीलिए क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों चीज आपको करना है। चलते हैं आगे। कहता है क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, यदि प्रकाश के लिए भुगतान की वही राशि कितनी है, 24,690 है। लाइट के लिए, लाइट का देखिए कितना परसेंटेज है लाइट का आपने देखा 20% है। टेंट सामग्री और पोस्टर निर्माण के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप एक बार गौर करके देखिए, जब आपको दिख रहा है यहां पर कि ये प्रकाश के लिए 20% का 20% बराबर कितना हुआ, 24,690 रुपया हुआ। ठीक है, तो अब जब ये 20% बराबर हुआ तो टेंट का सामग्री कितना है, तो टेंट का सामग्री आप देख पा रहे हैं कितना है। टेंट वाला है सामग्री आपको यहाँ 20% है, और ये पोस्टर का सामग्री कितना है, 10% है। यानी कुल मिलाकर के आपने क्या देखा कि 20% बराबर इतना है। ठीक है, तो आप क्या किए, 1% बराबर कितना होता है, 24,690 बट्टा में 20, और ये टोटल अगर मान लिया जाए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 20 + 10 कितना हो गया, 30% हुआ।
तो 30% बराबर निकाल लीजिए, 24,690 बाई में 20 अगुना 30 कर दीजिए, ये दोनों कट गया। अब जब ये मल्टीपल करेंगे तो कुल मिलाकर के आपका जो मल्टीपल कुल मिला कितना आता है, ये मल्टीपल दोनों को जोड़ने के बाद 37,035 आएगा। आप करके देख लेना, ठीक है, आपका ये आंसर। अब इस जब ये आंसर आया तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 नंबर आंसर आ गया। आप देखिए ये आंसर आपके पास दिख गया है, यानी 37,003। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं दोनों को काउंट करके। अब हम आगे चलते हैं। अब ये सामने क्वेश्चन आ गया, क्या कहते हैं, यदि कॉलेज का द्वारा टेंट सामग्री के लिए, टेंट सामग्री में कितना है 20% है, टेंट सामग्री के लिए इतना रुपया का भुगतान किया गया 41,200 रुपया, यानी 20% बराबर कितना हुआ 41,200 रुपया, ठीक है। तो खाद्य मद में कितनी धनराशि की क्या की जाएगी, संदायगी की जाएगी, यानी कि 1% बराबर कितना हो जाएगा इसका 41,200 बट्टा 20, और यहां पर कितना है खाद्य मद में, खाद्य मद में देख रहे 25% के आसपास से डिमांड की जा रही है, तो यहाँ 25% बराबर, 25% बराबर कितना हो जाएगा 41,200 बट्टा 20 गुना 25। अब इसको काउंट कर लो, अगर 5 से करते हैं तो कितना 5 या 25, 5 के 20, 4 से इसको हटा दीजिए, 4 0 4 या 12 00। अब दोनों को अगर काउंट करेंगे तो कितना आपके पास आ जाएगा 51,000 के आसपास, 51,500 के आसपास आपके पास आ जाता है, ठीक है। कितना आ गया आपके पास 51,500 के आसपास आ जाता है। इसका आंसर क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया ये, यही 2 नंबर आंसर आपका फाइनल 2 निकला, ठीक है। आपने ये भी देख लिया। अब हम चलते हैं, तो आपका आंसर फाइनल क्या आ गया 51,500 के, अर्थात 2 आंसर। अब हम आगे चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। सॉरी, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि हम मान ले कि इवेंट में यानी पूरे आयोजन को कराने में टोटल खर्च कितना लगा 67,880 रुपया लगा, यानी कुल मिलाकर अगर मान लिया जाए इसको, कुल इवेंट को मान लेते हैं 100%, 100% बराबर कितना लगा 67,880 लगा। तो कहता 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर 6788 बाई 100। अब क्या निकाला खाद्य और पोस्टर, खाद्य में हो गया 25%, अब पोस्टर में कितना हो गया 10%, 25 और 10 कितना हो गया 35% हुआ। अच्छा, मैं अंतर क्या पूछ रहा है, याद रखना अंतर पूछ रहा है, दोनों में अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो अंतर एक बात कर सकते हैं, 25 में से 10 चला गया कितना बचा, दोनों का अंतर यही होगा ना, 25 में से अगर मान लो 25 में 10 चला गया तो 15 बचा, ठीक है, 15 बचा तो 15% का निकाल लो, 15% बराबर कितना हुआ 6788 बाई 100 गुना 15, ठीक है। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अगर आप काटना चाहते थे 5 दूनी 10, 5 3 15, टोटल अगर आप काउंट करेंगे इसको तो टोटल काउंट करने के बाद कि दोनों का अंतर कितना बचता है 10,182 रुपया, 10,182 रुपये, यानी टोटल आप देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो रहा है 4 नंबर हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, तीसरा प्रश्न भी आपने देख लिया। इसी तरीके से बनाना होता है, बहुत कम समय में बना करके निकल जाएंगे आप। चौथा नंबर क्वेश्चन आता है, यदि कुल व्यय की धनराशि 43,000 है, ठीक है, कुल व्यय की धनराशि 43,000 है, कुल अगर पूछेगा इवेंट को मैनेज करने के लिए तो 100 पर निकालेंगे, तो सर्वाधिक भुगतान करने वाली मद और 2 संयुक्त रूप से निम्नतम भुगतान करने वाली मदों की धनराशियों का अंतर कितना है, फिर वही करना है। यानी मान लिया जाए 100% बराबर कितना दिया है 43,000 दिया, ठीक है, 100% बराबर 43,000 दिया। तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि सर्वाधिक भुगतान करने वाली मद कौन सा है। अब देखिए यहाँ सर्वाधिक में क्या है 25% है भोजन वाला, और 2 संयुक्त रूप से निम्नतम भुगतान करने वाली मद, 2 संयुक्त रूप से निम्नतम क्या क्या है, निम्नतम 10 ये हो गया निमंत्रण वाला, पोस्टर निमंत्रण 10 वाला, यानी 10 10 20, यानी अगर दोनों 25 में से 20 चला गया तो कितना बचता है टोटल 5 बचता है, कितना बचता है, यानी 1% बराबर 43,000 बाई 100, और टोटल में 5% निकालना है, कितना निकालना है 5% निकालना है, 5% निकाले कितना हो जाएगा 43,000 बाई 100 गुना 5 से करेंगे तो क्या होगा 20 5 100, 1 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना होता है 2150, यानी आपका आंसर 2150 देखिए कहाँ पे है 1 नंबर पे है, यानी आपका फाइनल आंसर क्या हो गया 1 हो गया। आपने देखा कि आसानी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं निकाल जा रहे हैं, यानी कि 5 में 5 यहाँ पर मैथमेटिक्स का पार्ट सॉल्व हो सकता है। अगर कहीं दिक्कत हो रही है आप मेरे प्लेटफॉर्म पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको यूनिट वाइज मिल जाएगा, खास तौर पे इसका
अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन का था, यदि टेंट सामग्री और प्रकाश के लिए भुगतान की गई संयुक्त राशि कितनी है? धनराशि 24,690 रुपया है। अब यहाँ देखिए, टेंट के लिए कितना है? 20%। प्रकाश के लिए कितना है? 20%। 20 20 कितना हुआ? 40% हुआ। 40% इज इक्वल टू कितना होता है? 24,690 रुपया एग्जैक्ट। अब देखिए 1% बराबर कितना होगा? 24,690 रुपया बाई 40। फिर कहता है खाद्य और साउंड सिस्टम पर संयुक्त रूप से खर्च की गई धनराशि कितनी है? खाद्य का 25% और साउंड वाला कितना है? 15%, यानी 40। ये भी हो गया, यानी फिर से आ गया 40%, यानी 24,690 रुपया बाई 40 गुना 40। अब बताओ कुल मिला के कितना हो गया? वही बच गया ना, 24,690 रुपये। ये देखते भी आप बना सकते थे। इसका आंसर कितना हुआ? सेम 2 हो गया, यानी 2 का 2 हो गया। आपने क्या देखा कि कुल मिला के हम लोगों ने 5 क्वेश्चन किया, 5 में 5 मेरा क्या हो गया? सही हो गया। आप मेरे साथ अगर ये 5 का 5 मैथ्स का क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके जो यूनिट 1 है, यानी कुल मिला के जो मैंने खासतौर पे यूजीसी नेट पेपर 1 की संपूर्ण तैयारी करवाया है, आप जाकर कर लीजिए, आपका कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं आगे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, जब आप आगे आते हैं मेरे साथ तो आप देखते हैं कि किस तरीके से मेरा पढ़ाने का तरीका होता है। अब मैं बता रहा हूं आपको। अब यहां गौर करने वाली बात है कि कहता है कि 6 नंबर क्वेश्चन को गलत कथन को चुनना है। आपको क्या करना है? गलत कथन को चुनना है। जब गलत कथन चुनने की बारे में आती है तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, जेपीईजी का पूर्ण रूप ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सचेंज जनरल होता है। पहली बात मैं बता रहा हूं कि जेपीईजी का अगर आपने नहीं जानते हैं तो मैंने आईसीटी करवाया हुआ है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी करवाया हुआ है, यूनिट नंबर 8। आप जाइए, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने करवाया है ये आईसीटी यूनिट नंबर 8 का। आप वहां से जाकर के संपूर्ण आईसीटी लेक्चर को क्या कर सकते हैं? देख करके एक एक क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। मेरे तमाम ये क्वेश्चन हूबहू मैंने करवाया है 2025 का। अब देखिए जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहला बात आपको जानना जरूरी है। ठीक है, जानना क्या है? जरूरी है कि होता क्या है इसका। इसका होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक, ठीक है, फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, अब बताइए, पहला तो गलती हो गया, यहां पर एक्सचेंज है, यहां पर एक्सपर्ट आपने देखा। एक क्या कहता है? गलत कथन को चुनना है, तो गलत वाला तो आपको क्या होगा? या तो ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, या तो बी होगा। ये कि दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया आपका। 50-50 पर चले गए आप। अब हम आगे देखते हैं कि इसका आंसर होना क्या चाहिए। अब एफटीपी का फुल फॉर्म जानते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बिल्कुल सही है ये सही है। क्या है? ये सही है आपका। ठीक है, तो आपका बी सही हो रहा है, यानी बी सही होने का मतलब है गलत चुनना है। ये भी मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑलरेडी ये तीनों गलत होने के बाद आपका क्या आंसर बन रहा है? 2 बन रहा है, यानी कुल मिलाकर के ए और सी क्या है? गलत है। ए और सी गलत है, यानी कि डी भी क्या है? सही है। एफएटी का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ये बिल्कुल सही है। और गलत क्या था? पहला गलत था और तीसरा गलत था, यानी ए और सी गलत है। अब मैं बता देता हूं कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। ये GUI का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। आपने क्या देख लिया? दोनों देख लिया। जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है और GUI का क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर भी फाइनल मैंने करवा दिया, इसका आंसर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या है? व्हाट इज यूट्रिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? यूट्रिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब यूट्रिफिकेशन का आपने देखा होगा, इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब कोई ऐसे तालाब या ऐसा झील या ऐसा कोई पॉन्ड इस टाइप का छोटा सा जो पानी का रहने वाला जगह, जहां पर गंदगी के माध्यम से इतना ज्यादा गंदगी फैल जाता है, उसमें उस गंदगी के कारण क्या होता है कि उसमें बहुत सारे चीज, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, उसमें पेड़ पौधे भी उग जाते हैं। अब इस बेसिस पे देखिए यूट्रिफिकेशन क्या है। इसमें लो पीएच ऑफ वाटर ड्यू टू टॉक्सिक मटेरियल, ये तो होगा नहीं, पीएच की मैंने बात ही नहीं किया। मैंने बोला ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और वहां पर पेड़ पौधे बहुत सारे उग जाएगा। फिर कहता है इनहांस्ड पावर ग्रोथ एंड सब्सिक्वेंट ऑक्सीजन डिप्लीशन ऑफ वाटर। बिल्कुल सही बात है। अभी तो मैंने यही तो बात कहा कि जो वहां पर प्लांट ग्रोथ है बहुत ज्यादा हो जाएगा और ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा वाटर का। इसका मतलब 2 आंसर होगा फाइनल। ठीक है, ये तो टेम्परेचर वाली बात है नहीं कहीं पर, और टॉक्सिसिटी ऑफ वाटर ड्यू टू केमिकल ऐसा कुछ है नहीं। अब हम आगे चलते हैं।
आगे क्या है वो देखिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है, मिलान कीजिए। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ, कल ही मेरे लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने फायरफॉक्स के बारे में पढ़ाया है। आईसीटी चैप्टर में, आईसीटी में जाएंगे, यूनिट नंबर तकरीबन जो पार्ट होगा मेरा 8 होगा, उसमें देखेंगे मैंने फायरफॉक्स के बारे में पढ़ाया है। फायरफॉक्स हो गया और एंटीवायरस हो गया। तो फायरफॉक्स और एंटीवायरस क्या है? एक प्रकार का, बताइए, एक प्रकार का क्या है आपको? वेब ब्राउजर है। क्या है? एक वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है। आपने यहां पर देख लिया याहू, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? एक प्रकार का याहू क्या है? सर्च इंजन है। अब मिलान करो, ए का थ्री, ए का थ्री, ए का थ्री, इसका मतलब ये कैंसिल और ये कैंसिल आपका हो गया। ए का बी का क्या मैंने माना 1, तो बी का 1 मारने से ऑलरेडी आपका बी 1 यानी आंसर नंबर 2 हो गया। यही दो व्यक्ति अगर चीजें पता है, याहू पता है, आपको पता है याहू होता है, गूगल होता है, ये सब चीजें आपको पता है, तो याहू क्या हो गया? सर्च इंजन हो गया। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर हो गया। यानी आंसर ए का 3, बी का 1, सी का 4। सी का 4 कैसे? जो सॉलिटेयर है, सॉलिटेयर क्या है? गेम है। क्या है? गेम है। और जो क्ली बोर्ड है, ये एक प्रकार का एआई आधारित क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पैराफ्रेजिंग टूल है। पैराफ्रेजिंग मैंने बता ही दिया था कि किस प्रकार पैराफ्रेजिंग अगर जाननी हो आपको तो सबसे पहले आप जाइए यूनिट नंबर 4 जो मैंने पढ़ाया है, उसमें पैराफ्रेजिंग करने के लिए मैंने बताया हुआ है किस प्रकार के कम्युनिकेशन करने के लिए पैराफ्रेजिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो आप यूनिट नंबर 4 देख सकते हैं। यूनिट नंबर 8 के माध्यम से ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन डील हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर। अब देखिए 9 नंबर क्या है। कहता है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, 9 नंबर को। ठीक है, अब यहां देखिए सबसे पहली बात बता रहे हैं, आप जानते हैं कि एक चीज मैं बता रहा हूं यहां पर, चाचा चौधरी। चाचा चौधरी का नाम आपने देखा होगा। चाचा चौधरी क्या है? कॉमिक्स एक प्रकार का। ठीक है, कॉमिक्स आज के डेट में चाचा चौधरी के नाम से मिल जाता है। अब देखिए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स क्या है? एक पुस्तक है, ये आपको ये भी पता है। दैनिक जागरण क्या है? सबसे इजी, दैनिक जागरण पढ़ते होंगे, समाचार पत्र है। और फिल्म फेयर क्या है? एक पत्रिका है। अब इस प्रकार से मिलाइए, ए का 3, तो ए का 3 यहां से मिल गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। दैनिक जागरण समाचार पत्र है तो बी का 1 हो जाएगा, तो 3 में बी का 1 यहां पे आ गया, यानी कि आंसर आपको क्लियर हो गया। सी का 2, सी का 2 मतलब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक है, चाचा चौधरी कॉमिक्स है, यानी आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? 9 का 2 हो गया। ये भी आपने देख लिया। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से हर यूनिट को मैंने कंप्लीट करवाया है। इतने डिटेल्स एनालिसिस के साथ आप जाकर के उसका बहुत ही कंप्लीट क्लासेज कर सकते हैं। अब के 10वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि प्रभावी संप्रेषण। जब मैंने कम्युनिकेशन चैप्टर यूनिट पढ़ा रहा था, यूनिट नंबर 4, तो उसमें मैंने बताया था इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो लास्ट में फीडबैक की जरूरत होती है, वो फीडबैक के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। अब देखिए पढ़िए और आपको पता चल जाएगा क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। संचार जो होता है निम्नलिखित रणनीतियों को अंगीकार करने अपनाने से अर्जित किया जा सकता है। क्या क्या चीज करेंगे तो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाएगा? पहला है संप्रेषित कम्युनिकेशन करने वाले संदेश की स्पष्टता में सुधार द्वारा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो आपका संदेश जो होता है, मैसेज से है, वो क्या क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, संप्रेषण करने के लिए उपयुक्त चैनल टेक्नोलॉजी का चयन करना। बिल्कुल सही बात है। कई बार आप मान लिया जाए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर क्लियरिटी के साथ वॉइस नहीं जा रही है, जैसे मान लो आप मेरे से पढ़ रहे हो, इतनी क्लियर चीजें आपके पास पहुंच रही है, तो निश्चित तौर पर आपका क्या होगा? इफेक्टिव हमारे साथ आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इफेक्टिव टीचिंग इसको कह सकते हैं। तीसरा है सी, संप्रेषण को सुगम बनाने के लिए समुचित वातावरण का प्रयोग करना। बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर मान लिया जाए आप किसी चौक चौराहे पर जहां पर बहुत ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, वहां पर कोई चीज़ को बोलते हैं, तो वहां पर आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे एलिमेंट्स हैं आपके साउंड को डिस्टर्ब कर रहा है, नॉइज डिस्टर्ब कर रहा है आपको। ठीक है, लेकिन आपका समुचित वातावरण होना जरूरी है, इसीलिए क्लास जहां लिया जाता है वहां पर बहुत ही पीसफुल जगह होता है। तो ABC आपने देखा, 4 ऑप्शन तो है नहीं, तो 3 ऑप्शन मिल गया, यानी फाइनल आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। इसका आंसर फाइनल 2 है। अब वैसे भी आप देखो चौथा ऑप्शन क्या कहता है कि संप्रेषण को सुगम बनाने के लिए दुश्चिंतता या भय उत्पन्न। आप बताओ, डरा करके किसी को चाहोगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना लेना संभव है? नहीं है, तो ऑलरेडी ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये क्या है? ये देखिए, कहता है टीचिंग विच इन्वॉल्व्स द टीचर पासिंग क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स एज दे अटेम्प्ट अ टास्क इज नॉन एज। क्या कहते हैं? अब देखो, एक कहता है कि एक ऐसा शिक्षण विधि, जब मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था यूनिट नंबर 1, तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था यूनिट नंबर 1, तो उसमें मैंने बताया है एस्कैफोल्डिंग क्या होता है। मैंने क्या बताया? एस्कैफोल्डिंग क्या होता है। अब एस्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लिया जाए किसी स्टूडेंट्स को एक टीचर के ग्रुप के द्वारा या टीचर के द्वारा एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा चीज़ें दिया गया, शुरुआत में कुछ ऐसे टास्क दिया गया जो उसके जो मेन टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने में सहायता करेगा।
जैसे जैसे वो स्टूडेंट का ग्रुप क्या करता है, वो काम कर लेता है, तो काम करने के बाद वो अपने लगता है कि सर मैं कर लूँगा, आप जा सकते हैं या आप अपना काम देख सकते हैं, तो स्टूडेंट को छोड़ दिया जाता है, यानी कि इंडिपेंडेंसी दिया जाता है अपने काम को करने के लिए। इसी को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी एक ऐसा टीचर जो इन्वॉल्व करता है टीचर को पोजिंग करने में, किसके लिए, क्वेश्चंस दिया जाता है स्टूडेंट को कि अटेम्प्ट करो टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए कहता है क्या, सूची 1 और सूची 2 को मिलाने करने के लिए मैंने यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7 कंप्लीट करवाया हुआ है। आप मैथमेटिक्स वाले जब पार्ट में जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग वाले में, तो आपको हर वो चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पर देखो क्या बात है, सबसे बड़ी बात क्या कहता है यहाँ पे कि 12 नंबर क्वेश्चन में, कि यहाँ पर देखिए जो आपको देगा 1 मिनट और 12 सेकंड की जो अचधि लिखा है यहाँ पे, अवधि होना चाहिए 1/2, यानी हाफ घंटे का कितना प्रतिशत है। अब देखो मैं बता रहा हूँ इसका भी सबसे आसान तरीका। कहता है बी नंबर, 30 सेबों में से 30% सेब खराब है, यानी 30 का 30% कितना हुआ बताओ, 9। यानी 30 सेब खराब, 30% खराब है, अच्छे सेब कितना हुआ, 30 में से 9 चला गया, कितना बचा, 21। यानी कुल मिलाकर के इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21। अब जहां जहां ये देखो बी का 3 है उसको रहने दो, बाकी को हटा दो, ये है इसको हटा दिया जाए। ठीक है, अब हम और बता रहे हैं, जैसे देखिए अब यहां देखिए क्या है लिखा हुआ, किसी देश की जनसंख्या 25 मिलियन से बढ़कर 30 मिलियन हो गया। ठीक है, 25 मिलियन से बढ़कर 30 मिलियन, वृद्धि प्रतिशत क्या है, तो मैंने क्या बोला वृद्धि प्रतिशत के लिए, वृद्धि प्रतिशत के लिए मैंने बोला है आपको कि दोनों में से माइनस करो, 5 होगा, 30 में से 25 का 5 होगा ना। वृद्धि प्रतिशत कभी भी निकालना होता है तो मूल पे निकाला जाता है, यानी किससे बढ़ा है, 25 से बढ़ा है, और 100 से मल्टीपल करो, 5 से क्या हुआ 25, 5 से क्या हुआ 20, यानी इसका आंसर क्या होगा, कितना % इंक्रीज किया, 20। बात समझ में आ गई आपको, यानी सी का 4 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर बी का तो आपने मैच कर लिया, सी का 4 मैच करिए, तो सी का 4 आप मैच करेंगे तो कुल मिलाकर आपको बी का 3 सी का 4 एक ही जगह मिलेगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आंसर निकल गया 2 नंबर। 12 का क्या है आंसर 2, यानी ए का 2, एक ऑलरेडी 2 निकल गया। ठीक है, बी का 3 सी का 4 मैंने बता ही दिया, और डी का 1, डी का 1 मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी 6.1 कितना प्रतिशत, 1.14 हुआ है, कुछ नहीं करना, 1.14/6 गुना 100 कर दो, जो आएगा आपका यही 19 के आसपास आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से म्यूजिक प्लेयर के उद्विकास के अनुसार भूत से वर्तमान के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कुल मिला के ये कहने का मतलब, ये क्वेश्चन क्या है कि जब म्यूजिक प्लेयर का विकास हो रहा था, उस विकास में शुरुआती दौर में क्या था और वर्तमान कहाँ तक पहुंचा है। आप खुद सोचना कि सबसे पहले आपने सुना होगा ग्रामोफोन के बारे में, क्या सुना होगा आपने, ग्रामोफोन के बारे में सुना होगा, तो ग्रामोफोन के बारे में सुना होगा या रेडियो के बारे में आपने सुना होगा, तो वही बात है, सबसे पहले ग्रामोफोन या रेडियो, तो आप सबसे पहले ग्रामोफोन को लो, डी सबसे पहले आता है, तो जहां जहां डी ऑप्शन है उसको रहने दो, यानी 2 होगा या तो 4 होगा। ग्रामोफोन के बाद ही आता रेडियो का विकास हुआ, खासकर म्यूजिक के तौर पे। आप देखे होंगे कि आपके ज़माने में या आपके समय में भी बहुत, जो एक झारखंड में एक जगह है, वहाँ पर जो है ना रेडियो मिर्ची करके जो है उस पर गीत बजा करता था, सिपाहियों के लिए कार्यक्रम या पुलिसों के लिए कार्यक्रम हुआ करता था। मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, अगर आपको याद आ रहा है तो वो आप FM पे चलता था। ठीक है, कहता था हेलो मिर्ची मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, इस तरह से चीज़ें होती थी। बोकारो या कुछ झुमरी तलैया, हाँ बिल्कुल याद है, झुमरी तलैया बोलते हैं उसको। तो झुमरी तलैया से वो जो सिपाही भाइयों का कार्यक्रम हुआ करता था, मैं भी सुना हूँ इसका, मैं भी पाठ रहा हूँ। तो इस तरीके से ग्रामोफोन्स के बाद रेडियो, तो यानी डी के बाद सी आएगा, तो डी के बाद सी एक ही जगह दिख रहा है आपको। ठीक है, यानी डी ग्रामोफोन के बाद क्या आएगा, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, उसके बाद क्या आता है आपको, ये ऑडियो कैसेट 3 नंबर पे, उसके बाद CD 4 नंबर पे, और लास्ट में DVD आता है, लास्ट में DVD आता है। तो आपने ये भी देख लिया किस तरीके से ये प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। यानी कुल मिला के आंसर क्या हो गया इसका 2। अब हम आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। अब देखो ये 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित भिन्नों को, यानी जो फ्रैक्शन है उसके मान के घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में क्या करना है, घटते क्रम में लिखना। अब देखना घटते क्रम में इसका 2 तरीका बनाने का है। एक तो तरीका कहता है कि जो इसके जो खास करके हर होते हैं, डिनोमिनेटर होते हैं, उसका क्या कीजिए LCM ले लीजिए, जितने भी डिनोमिनेटर का LCM ले लो। नेटर का क्या करो, LCM ले लो। LCM के अकॉर्डिंग इक्वल करके माइनस करके आप देख सकते हो, इसको घटते बढ़ते जैसा भी क्रम में सजा सकते हो। दूसरा, ये तो फर्स्ट मेथड हुआ।
दूसरा मेथड ये कहता है कि सबको क्या करो, भाग दो, परसेंटेज दो, यानी डिवाइड करो। डिवाइड करके भी आप क्या कर सकते हो, सबका निकाल करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटा सकते हो। तीसरा क्या करना है, दोनों के अंदर डिफरेंस देखो, डिफरेंस से भी काम कर सकते हो। तो आप जैसा भी करना है जैसे मान लो ये दोनों के अंतर में कितना है, 1 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें 5 का अंतर। यानी आप इतना मान के चलो कि जो एक नंबर होगा, यानी पहला जो होगा खासतौर पे, यानी ए जिसको कहते हो, ए कभी भी होगा तो क्या होगा, दोनों ज़्यादा अंतर से है तो ज़्यादा अंतर क्या होगा, ज़्यादा जाएगा। ठीक है। अब 14 का देखिए, 14 का आंसर जो है आपका, 14 का आंसर क्या होगा, ये होगा। यानी ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, लास्ट में होगा, कभी भी होगा तो सबसे छोटा जो होगा, जो जितना बड़ा अंतर होता है वो सबसे छोटा होता है, यानी 5 वाला अंतर सबसे बाद में रहेगा। तो यानी या तो आंसर 1 होगा या तो 4 होगा आंसर। ठीक है। अब देखिए अंतर की बात करेंगे तो डी और सी है। सी में देखिए 2 अंतर है, यहाँ 1 अंतर है, यानी ए को यहाँ इसको आंसर फाइनल माना जाएगा। ठीक है। यानी डी होगा, सी होगा, बी होगा और ए होगा, 4। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 15 नंबर क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कुछ मापनों का विवरण नीचे दिया गया है। मापन में सम्मिलित निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर के मापनीय पैमाने पर सही अनुक्रम में चुनना है आपको। ठीक है। अब देखो यहाँ पर गौर करना इस क्वेश्चन को, कहाँ से क्वेश्चन आता है। विद्यार्थियों की लंबाई का मापन सेंटीमीटर में होता है। जैसे कभी भी आप एग्जाम फॉर्म भरे होंगे तो खासकर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आपको मांगा जाता है कितने सेंटीमीटर, तो किसी का 170 होता है, 175 सेंटीमीटर, तो 180 होता है। ठीक है। किसी का 150 भी होता है, सेंटीमीटर होता है। तो ये विद्यार्थियों की लंबाई की जो मापन किया जाता है सेंटीमीटर में किया जाता है। अब यहाँ पर ये तो नहीं जाना है, ये तो जाना निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जानना है आपको। अब देखिए विद्यार्थियों की अंग्रेजी भाषा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पश्चात विद्यार्थियों को अंक प्रदान किए जाते हैं। तीसरा कहता है कि गायन प्रतियोगिता में विद्यार्थियों के निष्पादन पर आधारित उनके सापेक्षिक स्थान के बारे में विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। चौथा कहता है कि कॉलेज विशेष में विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों की संख्या की गणना की जाती है। ठीक है। अब देखो कभी भी जो निम्न स्तर मापन जो किया जाता है, कैसे किया जाता है वो देखना पड़ता है। तो मापन करने के लिए किसी कॉलेज में अगर मान लो है, तो कॉलेज में अगर मान लो है जो छोटे स्तर है, 1 2 3 4 5 करके हम लोग काउंट कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अब ये देखिए कि 15 नंबर का क्या है, सबसे पहले डी आएगा। क्यों, कॉलेज में विशेष रूप से विभिन्न विद्यार्थियों की संख्या 1 2 करके काउंट कर लिए। उसके बाद आएगा क्या कि गायन प्रतियोगिता में भी हम विद्यार्थियों को सूचित करते हैं। तो गायन में क्या होता है कि सिलेक्ट करेंगे ना, नंबर ऑफ 10 रहेगा, 20 रहेगा, तो नंबर ऑफ 10 20 को ले लेंगे, ये उससे ऊपर जाएगा। फिर जाकर विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने में विद्यार्थियों को अंक जब देते हैं तो करते हैं। फिर बाद में क्लिष्ट तौर पे आता है उच्चतर स्तर पे मापने की प्रक्रिया में सेंटीमीटर टाइप का यूज करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये ऑफिशियल आंसर है, ये बात याद रखना है। ऑफिशियल आंसर से मैं जो कुछ भी बता रहा हूं ऑफिशियल आंसर से बता रहा हूं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। 16 नंबर कहता है क्या कि अधिगम के बहुसंवेदी उपागम का उदाहरण, अधिगम के 4/4 अकादमिक क्रेडिट बैंक, आप एबीसी का नाम सुने भी होंगे, एबीसी सांख्यिकी विश्लेषण संबंधी सॉफ्टवेयर पैकेज का उदाहरण। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ कि अधिगम मतलब लर्निंग। जब आप जाएंगे खासकर टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड में खासकर हम लोगों ने बहुत अच्छे से लर्निंग के बारे में पढ़ा है। लर्निंग कैसे किया जाता है, टीचिंग कैसे किया जाता है, वो बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा। जाकर के यूनिट 1 और यूनिट 2 को बहुत अच्छे से आप पढ़िए। मैंने पढ़ा रखा है, फ्री हैंड लेक्चर है, शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिया है मैंने। जाकर के शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यू ले सकते हैं आप दोनों। यहाँ से पीवाईक्यू कर लेना है, वहाँ से पूरी कंप्लीट क्लास कर लेनी है आपको। अब अधिगम के संवेदी उपागम का उदाहरण, सबसे पहले पढ़ने के लिए जब काम करते हैं आप, तो पढ़ने के लिए क्या किया जाता है, पढ़ने के लिए सबसे पहले जो हम लोग चीज़ें यूज करते हैं जनरली, अब देखिए जब आप करेंगे ना तो आप यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि सांख्यिकी जो बात आता है यहाँ पर, ये क्या है, PSPP है। मुक्स का नाम आप सुना होगा। अब यहाँ जो मुक्स लिखा हुआ है उस मुक्स को मैं बता देता हूँ मुक्स है क्या। आपको मैं बताऊं, फिर से मैं बता रहा हूं, जब आप जाएंगे खासकर लर्निंग वाले यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में, तब मुक्स के बारे में, मुक्स को कहते हैं मैसिव, क्या बोलते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है। ये हो गया मूक हो गया, जिसको बोलते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन बोलते हैं आपको। तो जब ये बात आता है कि अधिगम के बहुत संवेदी उपागम के उदाहरण अगर है 16 का, तो 16 का सबसे पहला होता आंसर क्या, 1 का 3 यानी यूट्यूब।
आज के दौर में आप जो मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं, ये लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। मैं क्या करता हूँ, क्लासेस को अपलोड कर देता हूँ या लाइव ले लेता हूँ और आप मेरे से पढ़ाई कर लेते हैं। तो लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा तरीके से ये माध्यम है यूट्यूब। अब आगे चलते हैं। अधिगम के 4/4 ये मूक्स, 4/4 यही MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसके बारे में भी डिटेल जानकारी चाहिए तो जाकर के यूनिट नंबर 1 जो है बहुत अच्छे तरीके से मैं करवा दिया है फ्री हैंड लेक्चर में, आप वहाँ से क्लास कर सकते हैं। फिर कहते हैं अकादमिक क्रेडिट ABC को ही बोलते हैं। आप देखेंगे तो ये जो NEP आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको जोड़ा गया। किसको? अकादमिक को। अब आता है सांख्यिकी विश्लेषण संबंधी सॉफ्टवेयर पैकेज का। ये जो PSPP है, PSPP मैं बता देता हूँ ये है क्या, इसको यहाँ से, यानी कुल मिला के इसका असर क्या हो गया 3। ये देखिए जो PSPP है ना, PSPP को बोलते हैं प्रोग्राम फॉर स्टैटिस्टिकल क्या है, एनालिसिस। क्लियर हो गया? आपने ये भी देख लिया, इसीलिए यहाँ सांख्यिकी था तो यहाँ पर ये काम आपके आ गया। अब आगे चलते हैं। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे, खासकर यूनिट नंबर 4 का, जब मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं उसमें बैरियर क्या क्या आता है। बैरियर मतलब किसी को बाधा पहुँचाना। अगर मान लो कि आप जाते हो नागालैंड और आप हो नॉर्थ इंडिया के हो, नॉर्थ इंडिया इन द सेंस कि साउथ इंडिया के ले लो, साउथ इंडिया में हो, आपका सबसे पहला आएगा भाषा समझ में नहीं आएगा, वो बैरियर होगा। भाषा भी एक बैरियर है। और प्रश्न क्या अगर नोट, कल्चर, संस्कृति भी आपका उसको समझने में दिक्कत करेगा। उसके बाद आता है कोई संस्था अगर है, वो संस्था भी सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड होती है या तो कल्चरल बेस्ड होती है, तो इस प्रकार ये भी काम आएगा। जो सबसे बड़ा चीज़ नहीं आएगा वो हम एक आदमी है, आप भी एक आदमी हो, हमारे आपके बीच की वार्तालाप हो सकती है, कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, इशारा से करें जैसे भी करें, वो पर्सनल लेवल पे कोई चीज़ नहीं आता बाधा के तौर पे। ठीक है, इसीलिए 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर 2 होगा। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ये इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया। कितने डाइवर्स है, मैं फिर कहता हूँ डाइवर्सिटी बहुत मेंटेन किया जाता है पेपर 1 में, इसीलिए इस डाइवर्सिटी को समझने के लिए आप हमारे कोर्सेज पर फ्री हैंड लेक्चर लेते हैं। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक करवा दिया गया, आप जाकर के देख सकते हैं। UGC नेट पेपर 1 कंप्लीट बैच आपको मिलेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन संबंधी अधिकार देता है? आपको पता है कि तो कुल मिलाकर के जो आप देखते हैं जो 29 आर्टिकल्स, 29 और आर्टिकल्स 30 जो है, ये खासकर अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा के और संस्कृति के अधिकार के लिए देता है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों को देता है। अब जो आप कहेंगे सर 29 30 आपने बता दिया तो फिर इसमें कौन होगा? अब मैं वही बता रहा हूँ। ये जो 28 नंबर है, अनुच्छेद 28 नंबर है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से आपको स्वतंत्रता। जैसे मान लो आपको मन है कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय के या धार्मिक स्तर पे हम नहीं पार्टिसिपेट करें, तो नहीं जाएंगे, सीधी सी बात। शिक्षा संस्थान में 29 क्या कहता है आपको, मैं इसका आंसर बता, इसका आंसर 30 होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन यानी संचालन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार देता है, दोनों को। इसका आंसर 29 नंबर क्या कहता है? ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। अल्पसंख्यक जो वर्गों की को जो है ना, अपनी विशेष भाषा, क्या करना है, भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये 29 नंबर चला गया। 31 एक को जानते हैं, रिपील कर दिया गया, उसको बना दिया गया, इसको कितना 301 में चला गया, यानी संपत्ति का अधिकार के अंदर डाल दिया गया इसको। तो आप समझ गए इसका आंसर फाइनल क्या होगा? 3 नंबर। अब आगे चलते हैं। शिक्षण के बोधगम्य स्तर के लिए कौन से सही अनुदेशात्मक टेक्नोलॉजी है? सबसे पहली बात, शिक्षण के बोधगम्य स्तर यानी टीचिंग के लिए जो लर्निंग एडेप्टेबिलिटी जो लेवल होता है, बोधगम्य स्तर, आप पढ़ना है तो जाकर के, फिर से मैं कहता हूँ यूनिट 1 करवा रखा है, आप जाकर कर सकते हैं। जो 19 का होता है इसमें होता है ब्रांचिंग, क्या था, प्रशाखन। जितने ब्रांच खुलेगा टॉप लेवल से लेकर के नीचे तक हायरार्की में, वो आपको उतने अच्छे तरीके से आप पढ़ा पाएंगे। ठीक है, इसीलिए प्राइमरी लेवल पर अलग टीचर होता है, सेकेंडरी पर अलग होता है, और जैसे जैसे हायर एजुकेशन में जाएंगे तो उसका लेवल अलग होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मोड भी अलग होता है। ठीक है, इसके लिए इसका क्या हो गया? ब्रांचिंग। अब यहां देखो 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो समान बर्तन P और Q है,
जो 1:1 और 3:1 के अनुपात में दूध और क्या है, जल का मिश्रण भरा हुआ है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, 1:1, 1:1 अब यहाँ है। अब इसको क्या करेंगे, दूध और जल, जल के लिए हम जानेंगे इसमें जल का क्या है, कुल 2 हो गया। ये मान लो मैं इसको जल कर देता हूँ और ये कुल हो गया, इसका इस बर्तन का कुल हो गया। फिर उसी प्रकार 3:1 है, इसको मैं क्या करता हूँ 1:4 का, 3 और 1 4 हो गया। ये हो गया जल बर्तन का पहला का, ये हो गया कुल इसका। टारगेट क्या करना है, पहले पढ़ो, पी और क्यू में से किस अनुपात में मिश्रण किया जाए जिसे दूध और जल का जो है अनुपात 5:4 हो जाए। ये टारगेट क्या रखा है, 5:4 यानी कि 4 क्या करना है, 9 पुराना है, यही पुराना है 4/9। अब देखिए कुछ नहीं है, अब ये 4/9 का मतलब ये क्या हुआ, ये जल का अनुपात आएगा और ये कुल बनाना है आपको, ठीक है। अब हम इसको एक बात बता देते हैं, इसमें कुछ नहीं, ये जो आपको देखा आपने 1/2, ये 1/2 को आप जब करना चाहेंगे तो दोनों को कुल को ले लीजिए, यहाँ भी कुल, यहाँ भी कुल, यहाँ भी कुल। तो अगर कुल को लेते हैं तो 2/4 इज इक्वल टू क्या है, 4/9, 1/2 हो गया। अब दोनों का अंतर कितना है, 7, दोनों का अंतर कितना होता है, 7। लेकिन कहाँ से 7 बन रहा है, इस 2 से बन रहा है 7, इसीलिए इसका आंसर कितना बन जाएगा, 7:2 आंसर हो गया। क्या है इसका, 7:2। बहुत ईजी तरीके से इसका आंसर क्या निकल जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण नैतिकता की प्रमुख दार्शनिक उपागम क्या है, खासकर पर्यावरण नैतिकता के बारे में बात हो रही है, जो उपागम के तौर पे दार्शनिक फिलोसफिकल उपागम के बारे में बात कर रहा है 21 का। अब देखिए यहां पर जब देखेंगे तो यहां देखिए ये मानव केंद्रीयता क्या है, मानव केंद्रीयता ये बिल्कुल होता है। पर्यावरण तो मानव, अगर कोई भी व्यक्ति है कोई अच्छा सीखेगा तो अच्छा कर सकता है। फिर आता जैव केंद्रीयता, क्या आता, जैव केंद्रीयता। अब आता है पारिस्थितिकी केंद्रीयता। अब जब अहम की जो बात आती है, इग्नोरेंस या ईगो की जो बात आती है, वो कैसे हो सकता है पर्यावरण नैतिकता में, जब ईगो आ जाएगा तब तो हम पेड़ काटना शुरू कर देंगे। इसीलिए जैविक तौर पे, पारिस्थितिक तौर पे, मानव तौर पे जब आपका रहेगा तो ACD के बेसिस पे इसका आंसर क्या होगा, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं समझ में अहंग नहीं आएगा, इगोइस्टिक नहीं होना है आपको। अब चलते हैं ये, अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित सहस्त्राब्दी मिलीनियम डेवलपमेंट गोल, यानी मिलीनियम डेवलपमेंट गोल को उनकी लक्ष्य संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कीजिए, MDG के बारे में हो रही है, MDG के बारे में। अब MDG के बारे में आपको पता है कि MDG के बारे में इतनी पता है कि कुल 18 गोल्स होते हैं। क्या होते हैं, 18 गोल्स होते हैं। अब 18 गोल्स में यहां पर क्या कहता है, बढ़ते क्रम में सबसे पहला आप जानते हैं कि बाल मृत्यु दर किस गोल में है, 4 में है। गोल नंबर 4 में क्या है, चौथा में। पर्यावरण संधारणीयता सस्टेनेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए गोल नंबर 7 है। ठीक है, लैंगिक समानता की बात करेंगे तो लैंगिक समानता कितने में आ जाता है, 3 में आ जाता है। मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार कितने में आता है, 5 में आ जाता है। और सार्वभौमिक शिक्षा प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन की बात करता है, ये हो जाता है 2 में। अब इसको सीक्वेंस वाइज मिलाइए तो 22 का आप देखेंगे तो 22 का आंसर क्या होता है, ये 2, यानी ECADB फाइनल आंसर इसका हो जाता है आपको। ठीक है, चलते हैं हम आगे। आपको याद करना पड़ेगा कुल मिलाकर, अगर देखना चाहते हैं तो यूनिट नंबर 9 और 10 जो है इसी से रिलेटेड है, आप वो जाकर देख सकते हैं। 23 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस कित में शोधकर्ता शोध नैतिकता, यानी रिसर्च एप्टीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट नंबर 2 है। अब जाइए वहां पर मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है यूनिट नंबर 2 में, कितना, यूनिट नंबर 2 में फ्री हैंड लेक्चर है, शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा। क्या कहते हैं यहाँ पर, कौन सा नहीं के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, नहीं के बारे में। अब देखिए गैर प्रचालिक जो 23 का जो होता है, गैर प्रचालिक प्रशिक्षण के अनुप्रयोग एप्लीकेशन हेतु अंतराल मापनी तत्व को, डेटा को क्रमिक मापनी तत्व में संपर्क किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। शोध के निष्कर्षों का प्रसार नहीं करना, बिल्कुल सही बात है। किसी की प्राइवेट सिक्योरिटी सीक्रेट चीज है कोई, क्यों प्रसार करेगा। विषयों की गोपनीय सूचना अन्य व्यक्तियों साझा करना कभी नहीं, गलत। कोई भी रिसर्च फाइल होता है तो किसी अन्य से साझा नहीं किया जाता है, गलत है। आपका आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है, बाकी पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए। द्वितीयक स्रोतों से दत्त संकलन करता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर फाइनल आ गया आपको। अब चलते हैं आगे, चूज द रॉन्ग आंसर, क्या करना है, गलत चीजें को सिलेक्ट करना है आपको। कहता है बीट इज अ यूनिट ऑफ स्टोरेज, बिल्कुल सही बात है। आपको मैंने IST में पढ़ाया है ना, IST मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूनिट नंबर 8 में मैंने बताया है बीट के बारे में। बीट क्या होता है, KB क्या होता है, MB क्या होता है, GB क्या होता है, टेराबाइट TB क्या होता है, FP क्या होता है, सारा चीज मैंने बताया है। ये बिल्कुल सही है, यदि रॉन्ग निकालना है, ये सही होगा, ए वाला आंसर नहीं होगा। अब हम चलते हैं,
ये माइक्रोन जो देखते हैं, माइक्रोन या माइक्रोमीटर, ये वेट का नहीं होता, ये लेंथ का होता है। ये आपको देखा होगा 10⁻⁻6 मीटर होता है, ये लेंथ का होता है। तो यानी एक मिल गया गलत, यानी जहाँ जहाँ बी होगा यही आंसर बनेगा, यानी आपका ये भी कैंसिल हो गया, यानी बी है तो यही होगा। अब हम आगे देखते हैं। F13 इज अ फंक्शनल की ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड। पहली बात सूचना मैं बताता हूँ, किसी भी कंप्यूटर में F13 होता ही नहीं है, F12 ही होता है, 12 तक ही होता है, यानी यहाँ F12 तक ही होता है, F13 होता ही नहीं है। तो ऑलरेडी ये क्या हो गया, गलत हो गया, यानी सी, यानी जहाँ जहाँ बी सी होगा, सॉरी क्या गलत जो मैं बताया था, बी और सी, फाइनल आंसर ये आ गया आपका। ठीक है। और पिक्सल तो जानते हैं, आज के डेट में आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, आपको पता है कि जब मोबाइल खरीदते हैं या कोई भी चीज़ सामान इक्विपमेंट खरीदते हैं, वहाँ कैमरा की बात आती है तो आप कहते हैं भाई कितना GB पिक्सल है इसमें मिलेगा, कितना है इसका, तो पिक्सल इज रिलेटेड टू रिजोल्यूशन ऑफ कैमरा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए आपका आंसर फाइनल 2 आ गया। अब 25वां क्वेश्चन, नीचे दिया गया कथन के संदर्भ में 4 युक्तियां दी गई A B C D। आपको यह सुनिश्चित करना है कि कौन सी युक्तियां प्रबल है। क्या है, प्रबल है। अब पढ़ के बताओ। 25 का देखो, कहता है कि क्या कथन कहता है, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में ई गवर्नेंस को अंगीकार करना चाहिए, ई गवर्नेंस के बारे में अंगीकार करना चाहिए। तो ऑप्शन ए कहता है हाँ, ये कार्य में परिशुद्धता और निपुणता लाएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल लाती है। नहीं, ई गवर्नेंस में बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, हमें इस धन पर व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत है, निगेटिव बात है। हाँ, जब विकासशील देश प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का शुभारंभ कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है। ये कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। नहीं, ये अत्यधिक मानव संसाधनों जिनका वर्तमान में उपयोग किया जाता है के साथ अन्याय होगा, ये भी गलत बात है। आज के वर्तमान दौर में कंप्यूटर एक ऐसी संसाधन हो गया है कि आप उसको आप ये नहीं कह सकते कि अन्याय होगा। ठीक है, इसीलिए पहला आंसर क्या होगा, ये, इसका आंसर ये हो। यानी आपने क्या देखा, कुल मिला के आज मेरे साथ ही जून 2025 का 25 क्वेश्चन का देख लिया। मैं 2 सीरीज में बनाऊंगा, 2 इसका पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 आपके लिए क्या हो गया, बहुत जल्द आ जाएगा। तो पार्ट 2 भी आप जरूर देखिए। ठीक है, अगर मैं कहता हूं इतने अच्छे तरीके से मैंने 25 का 25 क्वेश्चन करवाया है, 25 नहीं बल्कि जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर आप चाहते हैं आप भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना, तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे जाकर के यूजीसी नेट पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 कंप्लीट बैच मैंने करवाया है, कंप्लीट मैंने बैच करवाया हुआ है। जाकर के टेलीग्राम प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको देखिएगा, मिल जाएगा। फ्री हैंड लेक्चर है, शॉर्ट नोट्स भी मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा और आप तैयारी कर सकते हैं मेरे साथ। जाइए, वो जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। इसी प्रकार से दोनों चीज़ करना है, क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट, फिर GRF, यही 2 सिलेक्शन है तरीका का। क्वेश्चन भी देखिए, कॉन्सेप्ट भी करना है, फिर GRF लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।